प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव को हमने ऑप्टिक्स चैप्टर से सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऑप्टिक्स चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। कई बार लगातार पूछा गया प्रश्न है, आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो कम तरंगदैर्ध्य वाला बैंगनी रंग होता है। अगर पूछे सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य बच्चों किसका होता है, तो ज्यादा वाला याद रखना, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। बच्चों आपको यह भी पता होगा कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो आपका आंसर होगा 7 रंगों का। तो ये हमारा देखो, अगर VIBGYOR होता है, VIBGYOR होता है, अगर ये करो तो ये हमारा बैंगनी है, ये रेड है। देखो तरंगदैर्ध्य लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी का बच्चों विचलन याद रखना इंपॉर्टेंट है। बैंगनी का अगर विचलन पूछे तो इसका सबसे अधिक होता है, लाल का विचलन सबसे कम होता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके जी, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे इस चैप्टर से बच्चों, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। देखो दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। लो ऊपर में पूछा कि किसका कम तरंगदैर्ध्य होता है, तो हमने बैंगनी लगाया था, लेकिन यहाँ पे अधिक तरंगदैर्ध्य पूछा तो बच्चों क्या लगाओगे, लाल वाला लगाओ। बिल्कुल ही सही आंसर है, एकदम मस्ती में सिर्फ आंसर लगाते चलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जल्दी जल्दी से आंसर लगाएंगे सभी साथी। एक गोलीय दर्पण है जिसको पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है बच्चों, समान रहती है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी से बताओ, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। सर वो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर लगाना है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, ये संपर्क में रखा गया है, तो समायोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। पहले बच्चों ये बताओ, आप पढ़े हो तो ये बताओ, उत्तल लेंस की क्षमता या फोकस दूरी धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है। तो बोलोगे सर उत्तल लेंस की है तो ये हमारा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्या होती है, ये ऋणात्मक होती है। ये सबको पता है सर, एकदम पता है हमको। तो क्या हम ये कर सकते हैं, अगर हम एक फॉर्मूला जानते सर 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 होता है प्लस में 1/f2 होता है। तो एक को हम f1 माने, दूसरा को f2 मान लेते हैं, ये भी हो जाएगा सर। यहाँ पे देखो बनाओ तो f1 कितना 40 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 40 लिख दो सर, 40 यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर प्लस में हमारा क्या होगा सर, प्लस में देखो अवतल लेंस है तो ये भी ध्यान में रहे, अवतल लेंस तो माइनस में होता सर, ऊपर में लिख दिया है आपने, तो माइनस का क्या लिखोगे, माइनस का 1/, में आप लिख दोगे सर। यहाँ पे तो 20 दिया गया है, तो आप यहाँ से निकालो कितना निकलेगा, फटाफट से आप हमें बता दो। अगर हम ऊपर में 0 लगाए तो नीचे में पॉइंट लग जाएगा। ये आप लोग करके अगर आप निकालोगे तो आप यहाँ कैलकुलेशन कर लेना बच्चा पार्टी, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2.5 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप निकालते हो तो ये हमारा 2.5 माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल लेना, माइनस का
2.5 होता है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। प्रकाश वर्ष का मान बराबर क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मान आपको बताना है बच्चों, कई बार लगातार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ये भी पूछा गया है। प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? ये जल्दी से बता दो। 10⁻⁻10 इसका मान होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न आपके सामने है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, हमारे साथ बोलो बच्चा पार्टी, देखो नहीं बोलो कि सर क्या बोल रहे हैं। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर बच्चा पार्टी? प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश बच्चों उत्पन्न करने के लिए जिसको प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम जल्दी से बताओ। 8 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर निकोल प्रिज्म प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई भी सीधे रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। 9 का ऑप्शन ए लगाना बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा है ना बीटा बराबर क्या होता है? डी लेमडा बटा में डी, ये वाला पढ़े हो ना फॉर्मूला, एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, सबको पता है सर। और अच्छा ध्वनि क्या है बताओ तो? ध्वनि क्या है? एग्जाम में आएगा तो लगाओगे ना। तो सर ध्वनि जो होता है ना ये अनुदैर्ध्य होता है। कैसा होता है? ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है क्योंकि ये ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न आपके सामने है, आसान वाला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? जल्दी से बताओ आप लोग। बहुत आसान है सर, 1 होगा क्या? 11 का आप भी बी लगा लो, हम भी बी लगा देते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। मृग मरीचिका का कारण, ये सब आप लोग किस में पढ़ते हो? जैसे हीरा का चमकना हो गया, ये सब आप किस में पढ़ते हो बच्चों? मृग मरीचिका हो गया। सर ये सब जो है ना प्रकाशीय तंतु के बारे में हम लोग ये अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? समतल दर्पण है, एकदम समतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जल्दी से 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। सर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे या फिर फोकस दूरी पूछे, दोनों हम अनंत लगाते हैं, एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। तालाब की तली बच्चों, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? मानो कोई बहुत बड़ा, ऐसे मानो कि ऐसे कोई आप गिलास ही लो या फिर कोई बड़ा सा ऐसा ये कंटेन है, इसमें क्या करो बच्चों, इसमें यहां तक मानो कि यहां तक पानी भरा हुआ है। अगर इसमें ऊपर से देखोगे, यहां से अगर आप इसको देखते हो बच्चों, तो यहां से क्या लगेगा? ये जितना गहरा है उससे कम लगेगा कि यहां देखो ये बहुत ही कम गहरा है, लेकिन ये अपने अनुसार बहुत ही ज्यादा होता है जितना इसका होने का होता है। तो बताओ तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, यानी कि ये तली आपको यहां दिखाई देगा कि हाँ चलो यहाँ थोड़े ही नीचे इसको हाथ दे के ऐसे देखोगे तो फिर वो अंदर के जैसे ऐसे लगने लगता है। बताओ तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ये तो अपवर्तन का कारण है भैया, अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बताओ 14 का भी आप सी लगा रहे हो क्या? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला बताओ। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किससे बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा ना बच्चों, ये तो अवतल से बनेगा। वस्तु से छोटा बनता तो ना हम उत्तर लगाते, लेकिन अभी तो सही जवाब बी है। देखो एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग लगा दो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सर प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। किस पर? प्रकाश के रेखीय
प्रसारण पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बच्चों, पूरे 70 ऑब्जेक्टिव करना है, फटाफट से आप लगाते चलो आंसर को। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 दिया गया है और 3/2 दिया गया है, तो जल का कांच के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक होगा? देखो जल और कांच है तो आप एक को लिखोगे सर म्यू जी लिखेंगे और दूसरा को म्यू डब्ल्यू लिखेंगे, तो पहले उल्टा लिख दिए हैं, तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। पहले तो सर वाटर है तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले म्यू डब्ल्यू लिख दो और उसके बाद म्यू जी लिख दो। तो म्यू डब्ल्यू सर कितना दिया गया है? 4/3 दिया गया है। म्यू जी कितना है? 3/2 दिया गया है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो क्या सर? म्यू जी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? जल्दी से बताओ क्या होता है? सर होता है म्यू डब्ल्यू बटा में म्यू जी होता है। म्यू डब्ल्यू कितना दिया गया सर? 4/3 दिया गया है और बटा में क्या होगा? ये 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो तो ऐसे करो, बराबर में 4/3 लिखो, इसको गुना में बदल दो, ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा? 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। देख लो 4 दूना के यहाँ पे गुना करो, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 8/9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? डी में दिया गया, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल बच्चा, पार्टी ऑप्टिक्स चैप्टर है, 70 ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा फास्टली चलना पड़ेगा नहीं तो आप बोलोगे सर 1 घंटा लगा दिए, एकदम एक एक चैप्टर में 1 घंटा पढ़ाने लगे आप। देखो किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? जल्दी से, हाँ भैया लाल टी शर्ट, क्या नाम है आपका? चिंटू, जल्दी से लगाओ, आंसर लगाते चलो सभी साथी, तभी याद होगा। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल बताओ जल्दी से। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को हम क्या कहेंगे बच्चों? ये पूछा गया है, तो ये आसान है सर, 10th में पढ़े आ रहे हैं कि ये हमारा ये अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऐसे ये 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एग्जाम में ऑप्टिक्स चैप्टर का अगर ये हमारा जिक्र किया गया है तो ऑप्टिक्स से तो कुछ भी पूछेगा ना, तो हमें पहले ही क्या करना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। चलो बताओ, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? जल्दी से बताओ, क्रांतिक कोण किसका सबसे कम होगा? अब यहाँ पे क्रांतिक कोण आपसे पूछा है, जो बैगनी के लिए होता है वो क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। ओके साथी, आप भी लगा रहे हो कि सर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? मतलब क्या कहोगे बच्चा पार्टी? ये हमारा 3 स्टार लगा दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर यहां से अपवर्तनांक पूछा है ना, तो बहुत बार आया है कि सर हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। अच्छा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। बच्चों ये क्या है आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं बच्चा लोग। यहाँ से अगर पूछे 24.41 डिग्री क्या होता है तो बता देना सर ये हीरा का जो है ना ये क्रांतिक कोण होता है। ये क्या है? हीरा का क्रांतिक कोण है। तो आप हमें एक चीज बताओ कि वायु का कितना होता है, ये आप बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, वायु का जो होगा वो कितना अपवर्तनांक होगा? सर ये होता है 1.0003 होता है। ये क्या है? वायु के लिए है। अच्छा जल के लिए भी बता दे रहे हैं, जल का क्या होगा बच्चों बताओ तो? जल के लिए सर 1.33 होता है। उसके बाद और कुछ पूछता है बच्चों एग्जाम के लिए तो हमें लगता है, अच्छा बर्फ का भी पूछा हुआ है, बर्फ का बताओ आप लोग, बर्फ का कितना होगा? 1.31 होता है। देखो जल है, जल का 1.33 और बर्फ का 1.31, दोनों याद रहेगा बच्चों। एक बार बैठा लो अपने दिमाग में कि सर ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखना, ये हमारा सबसे अधिक तो हीरा का लगा दिए, ये भी बता दिए, तो बच्चों अब याद नहीं रखना, बस इसको याद रखो, आगे जो बचेगा वो हम बताते हुए चल जाएंगे। अभी तो इतना रखो कि वायु का 1.0003 हो गया, जल का 1.33 हो गया, बर्फ का 1.31 हो गया
और ये हमारा हीरा का 2.42 अपवर्तनांक हो गया। हीरा का क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री हो गया और हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। देखो यहाँ पे कोई है जो हीरा से ज्यादा हो। और एक चीज और याद रखो, एक चीज बस छोटा से याद ये रखो, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, क्या बताया हमने, अगर अपवर्तनांक इसका अधिक है बच्चों तो क्रांतिक कोण कम होगा। जैसे देखो, जैसे अगर हम क्या बताए बच्चों, अगर मानो कि ये हीरा का, अगर ये हमारा देखो 24.41 डिग्री क्या है इसका सर क्रांतिक कोण कितना दिया गया, 24.41 डिग्री हो गया। इसी प्रकार अगर हम पानी का बात करें, पानी का देखो इंपॉर्टेंट बात ही लिख रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर देखो पानी का क्रांतिक कोण की बात करें ना, ये 48.75 डिग्री होता है। तो क्या ये नहीं लगता है कि पानी का अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो 1 पॉइंट यहाँ पे 33 दिया गया है, लेकिन पानी का देखो क्रांतिक कोण ये हमारा 48.75 दिया गया है। इसी प्रकार जितना ज्यादा अपवर्तनांक अधिक होगा क्रांतिक कोण कम होते जाएगा, बस ये आप याद रख लेना। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, जस्ट हमने ऊपर बताया, इसमें कुछ समझाना नहीं है, समझना भी नहीं है। तो सर ये 4.14 किसका है, किसी का नहीं है, ये आपको उल्लू बनाने के लिए दे दिया है कि लो बच्चा सबसे अधिक पूछ दिया, मार दो इसको और पता चलेगा एग्जाम में गलत हो गया। नहीं, एकदम सोच समझ के सर बताए हैं 2.42 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। प्रकाश का वेग किसमें महत्तम होगा, प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है। तो ये भी बता दो ध्वनि का वेग कहां पर महत्तम होगा, ध्वनि का कहां पर होगा बच्चों, सर ध्वनि का जो है ना, ध्वनि का वेग महत्तम होता है ठोस में। ठोस में क्या सर, मानो कोई ऐसा करो सर एल्युमिनियम करो, तो एल्युमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम की बात करें या फिर कोई ऐसा ठोस पदार्थ है, ये निर्वात है ना बच्चों। निर्वात ऊपर जाओगे ना तो आप ऊपर में जाके चिल्लाते रहो महेश भैया, दिनेश भैया, कोई कुछ नहीं सुनेगा, लेकिन ठोस जो है ना आपकी आवाज को दूर दूर तक फैलाता है। ओके, ये आप याद रखना, एग्जाम में आता है प्रश्न। ओके, ध्वनि का जो होता है, ध्वनि का ठोस में अधिक होता है और प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक होता है, बस इतना आप याद रखोगे। चलो अगला बताओ जल्दी से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि जो है परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या आप बता पाओगे इसका सही आंसर क्या होगा। सर आवृत्ति जो है कभी बदलती नहीं है, आवृत्ति का मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज होता है। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखो लेंस की क्षमता क्या होता है बच्चों, किसी लेंस के द्वारा किरण का मुड़ना लेंस का क्षमता कहलाता है। क्या बताओ जल्दी से, किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति ही लेंस की क्षमता कहलाती है, ये आपको याद रखना है। अगर इसका मात्रक की बात करें बच्चों तो एक मात्रक इसका होता है मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। उसी प्रकार हम अगर प्रचलित मात्रक की बात करें, प्रचलित मात्रक जो होता है बच्चों इसका डायोप्टर होता है। क्या होता है, दोनों मात्रक याद रखो, एग्जाम में कोई पूछेगा आप लगा के आओगे, डायोप्टर अभी का सही हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं तो समतुल्य लेंस क्या होगा। दो उत्तल लेंस है तो इसका उत्तल ही होगा बच्चों, समतुल्य में रखोगे तो। चलो अगला बताओ जल्दी से, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह क्या हो जाता है, जल्दी से बताओ। 27 नंबर सवाल का जवाब, सर ये कम अपसारी हो जाता है। अच्छा बच्चों, आप लोग से एक प्रश्न ये रहा कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ जल्दी से कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल को या फिर उत्तल को, ये प्रश्न आपके लिए, हम नहीं बताएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हमारे सामने दिया गया है तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखो अगर हमने क्या बताया था, इसके लिए दो फॉर्मूला होता है, P बराबर 1/f, और सर दूसरा फॉर्मूला कौन होता है, दूसरा होता है P बराबर 100/f। सर दोनों में क्या अंतर है, अगर ये इसके लिए है जब मीटर में हमारा फोकस दूरी दिया गया हो और ये जब सेंटीमीटर में दिया गया हो, तो बताओ ये फोकस दूरी किस में दिया गया,
जाएगा। देखो ना, यहाँ देखो, नजर दो, यहाँ पे देखो क्या है, सेंटीमीटर में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक या दो? कमेंट में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला या फिर ये वाला? तो बोलोगे सर ये ऑब्वियसली यही वाला फॉर्मूला ये लगेगा। तो यहाँ देखो P बराबर, ये 100 है तो 100 लिखो, F कितना दिया गया, 20 दिया गया सर, तो बट्टा में 20 लिख दो, 20 पंचे का 100 होगा, यानी कि P बराबर 5 डायोप्टर होगा। P क्या है सर, पावर है, लेंस की क्षमता है, तो मात्रक में डायोप्टर होगा ना। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी को लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? ऊपर में था नहीं होने वाला तो आवृत्ति लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पे है परिवर्तन होने वाला, तो वो वेग और तरंगदैर्घ्य है जो परिवर्तित होते रहता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आप भी 29 का ए लगाए हो? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दो लेंस है जिनकी क्षमता एक में माइनस का 15 डायोप्टर तथा दूसरा प्लस का 5 डायोप्टर दिया गया है। संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चा पार्टी? आप क्या लगाओगे? 30 नंबर सवाल का जवाब छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का है। यहाँ पे हमारा देखो एक परे हो ना, P बराबर सर P1 प्लस में P2, ये फॉर्मूला है, ये तो आसान वाला बात है। P1 कितना दिया गया, माइनस का 15 दिया गया, डायोप्टर में दिया गया, D लिख सकते हो। फिर P2 हमारा 5 डायोप्टर दिया गया है, तो यहाँ से देखो माइनस का 15 में से 5 घटाओ, माइनस का 10 बचा, तो यहाँ पे डायोप्टर लगाना पड़ेगा सर। लेकिन यहाँ तो फोकस दूरी पूछा है, हमसे क्षमता नहीं पूछा जो डायोप्टर लगा दिए। तो बच्चों एक फॉर्मूला और जान लो कि अगर हमारा सब कुछ सेंटीमीटर में, देखो ऑप्शन भी दिया गया है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये होगा, P बराबर 100 बाई फोकस दूरी, और 100 देख लो कितना दिया गया है, 100 देख लो फोकस दूरी में हमारा कितना दिया गया, देख लो फोकस दूरी। देखो यहाँ पे हमारा देखो F निकालना है ना, तो 1 मिनट, यहाँ से हम F भी निकाल लेते हैं। P बराबर 100 बाई F है, तो हमें F निकालना है, तो F बराबर क्या होगा, 100 बाई P हो जाएगा। अब सर P बताओ कितना है, 100 बाई P देखो माइनस 10 दिया गया, तो माइनस का 10, ये देखो 10 दाइन के 100, माइनस का 10 हो जाएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका, कौन सा होगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर बिल्कुल ही सही आंसर है। ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार लगातार पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोग बताएंगे। किसी भी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक उल्टा होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु का, बच्चों याद रखना आप सब, ओके, लगातार पूछा गया प्रश्न है ये। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखो अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस होगा, दूर दृष्टि दोष में हम लोग किसका यूज करते हैं, दूर के लिए हो तो उत्तल लेंस होगा, और ये सब नहीं होता है। और अगर हाँ बेलनाकार लेंस का यूज हो, बच्चों ये 4 होता है जो एग्जाम में आता है, बेलनाकार लेंस का यूज होता है तो इससे हमारा अबिंदुकता दूर होता है। अबिंदुकता बच्चों ये आप याद रखना। एक चीज और होता है जिसका नाम बाईफोकल लेंस होता है। कौन सा लेंस सर? बाईफोकल लेंस होता है। इसमें कौन सा होता है सर? इसमें कौन सा दूर होता है, जल्दी से बता दो सर। ये जरा दृष्टि दोष को दूर करता है, जरा दृष्टि को ये दूर करता है। यानी कि देखो निकट वाला हो अवतल लगाना, दूर वाला हो उत्तल लगाना, और अगर जरा हो तो बाईफोकल लगाना, अबिंदुकता हो बेलनाकार लगा के आना, सही हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आपको लगाना है। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, आपको लगाना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। सबको पता है कि m बराबर क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ होता है। क्या होता है? m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। और आपका सही आंसर आ रहा है कि सर सी हो जाएगा। जितने ये लगा रहे हो वो बहुत मार खाने वाले हो, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो m बराबर 1 प्लस
वन प्लस है ना, यहाँ पे देखो 1 प्लस डी बाई एफ दिया गया, बस यही वाला सही आंसर है, आपको लगाते चलना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी है, इसकी नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता भी सीधे रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से फटाफट से। 35 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी में पूछा गया अंतिम प्रतिबिंब, बताओ कौन सा आभासी व उल्टा होता है? खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब पूछा गया है तो आभासी और उल्टा ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी, ये हमने ऊपर बताया। दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष पूछा गया है। सर दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष अगर आपसे पूछे तो इसमें हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस का यूज होगा, जो कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। आप एक बार बताओ कमेंट करके कि निकट के लिए कौन सा यूज होता है? तो निकट में सर अवतल लेंस का यूज होता है, एक बार रिवीजन कर लो आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से। 37 नंबर सवाल है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है? जल्दी से बताओ सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी? फटाफट से आप हमें बताओ 37 का क्या होगा? सर ये हमारा FO प्लस FE होता है। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई जो होती है वो FO प्लस FE होता है। जल्दी से आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर? L बराबर होता है ना, लंबाई पूछा तो L बराबर क्या होगा? FO प्लस में हमारा FE होता है, इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अगला बता दो क्या होगा? वर्ण विस्थन का दोष नहीं पाया जाता, इसे गोलीय विस्थन भी कहते हैं। बताओ जल्दी से, वर्ण विस्थन का दोष किसमें नहीं पाया जाता है? आप हमें बताओ 38 का क्या होगा? ये हमारा M बराबर FO प्लस FE, इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हो ना, M बराबर FO बट्टा में कौन सा होता है? FE होता है। ये फॉर्मूला इसके लिए होता है। वर्ण विस्थन का दोष किसमें नहीं पाया जाता है? ये आपसे पूछा है, जो कि परावर्तक दूरदर्शक में नहीं होता है। और ये परावर्तक दूरदर्शक ये वाला जो है ये क्या था? इसका फॉर्मूला था। चलो अगला नंबर सवाल है, ये वाला भी आप बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। सर बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हमने क्या बताया था? देखो ये हमारा, देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये हमारा निकट हो तो अवतल लेंस होगा, फिर अगर दूर हो तो दूर में कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा, फिर अगर हमारा क्या होगा? अबिंदुकता हो तो बेलनाकार लेंस होगा, फिर उसके बाद क्या हो? जरा दृष्टि दोष हो तो कौन सा होगा सर? बाइफोकल लेंस होगा। यानी कि निकट में ये हमारा ये होगा अवतल लेंस, दूर में उत्तल लेंस। अब ये याद रख लो सीधा सा, ये हमारा सिंपल सा अबे अबे बोलते हो ना, कोई कोई ऐसे हैं जो बच्चे बोलने लगते अबे, तो अब ये याद रख लो अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस होगा। ये हमारा जरा है तो जबा याद रख लो, जरा ये हमारा बाइफोकल लेंस हो जाएगा। तो बताओ बेलनाकार लेंस तो अब ये याद रखो ना कौन सा होगा? और से देखो ना, ये अबिंदुकता को दूर करेगा। सर अबिंदुकता कहाँ है? इसे इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहने लगे, तो इंग्लिश भी कभी कभी घुसा देता बीच में। लो भाई निकट दृष्टि दोष कौन सा होगा? जल्दी से लगाओ, चैट सेक्शन में लगाओ बच्चा पार्टी। दीर्घ दृष्टि दोष कौन सा होगा? उत्तल हो जाएगा। फिर जरा दृष्टि दोष है, हमने बताया जबा, जबा कौन सा? बाइफोकल हो जाएगा। ये सब नहीं लगाओगे क्या? इतना आसान पूछेगा और आप गलत करोगे? नहीं सर गलत काहे करेंगे। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सामान्य समायोजन है, बताओ जल्दी से 40 नंबर सवाल का जवाब। और आप लगा रहे हो सर -FO बटा FE, ये हमने ऊपर भी बताया था और आप लगा भी रहे हो, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण होता है व्यतिकरण। कौन सा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। चलो आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है सर, ये बात तो सच है, तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो बताओ, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? स्लैब
मतलब कांच, बच्चों कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, घटेगा ही ना। ऑप्शन ए लगा दो। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन सा होगा, वर्ण विक्षेपण में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वर्ण विक्षेपण में इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो बताओ अगला नंबर सवाल है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग, यानी कि आप मानो आप यहाँ पे मानो बैठे हुए हो और यहाँ पे मानो ये आसमान है और यहाँ पे वायुमंडल की अनुपस्थिति में पूछा गया, तब हमारा क्या दिखेगा, तब ये काला दिखाई देता है। कहाँ गया है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसकी आवृत्ति, आवृत्ति कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपने ऊपर पढ़ा था जो कि नहीं बदलता है, यानी कि 46 नंबर सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है। पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है μ-1 इंटू का ए होगा। आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है, ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति अनंत होती है या फिर शून्य, ये तो आप बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा। सर ये आपका सही आंसर क्या होगा, ये आप बताओ फटाफट से, हमें बता दो। तो सर ये शून्य हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से फटाफट से, आपका आंसर क्या होगा। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सा सही हो जाएगा, FO इज ग्रेटर देन FE होता है। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा हो जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया, मानो तो ये सारे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा प्रश्न तो यहीं से पूछे गए हैं। देखो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, देखो इसका मान भी पूछेगा। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 गुणा 10 पर पावर 15 मीटर हो जाता है। 9.46 गुणा 10 पर पावर 15 मीटर इसका मान होता है और प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी हो जाता है और ये हमारा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, कई बार पूछा गया है। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। एक बार पूछा था बच्चों, याद रहे, ये हमारा ये पूछा था, क्या पूछा था सर, यहाँ पे याद रखना, ये पूछा था कि स्पष्ट दृष्टि की, क्या पूछेगा बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताओ। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे अगर पूछा जा रहा है तो वो 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अगर उसका फोकस दूरी पूछे तो आप सीधा सीधा 2 सेंटीमीटर लगाओ। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है और यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ओके चलो अगला नंबर सवाल, सर आज फास्टली पढ़ा रहे हो, क्या करे बच्चों, ज्यादा प्रश्न है तो आपको बताना तो पड़ेगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, ये भी आसान है, पढ़ते आ रहे हैं सर। अगर हमारा P बराबर क्या होगा 1/f ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 1/f कितना दिया गया सर, f नहीं, यहाँ तो d दिया गया, तो पावर दिया गया है, तो आप एक काम करो f निकाल लो, f बराबर 1/p कर लो। 1/p कितना दिया गया सर, डायोप्टर में 4 दिया गया है, तो 1/4 है, मतलब 0.25 हो जाएगा और ये मीटर में होगा क्योंकि ये मीटर वाला हुआ है। सर आप एक चीज जो डाउट में हो आप लोग, वो मैं बता देता हूं कि क्यों हम यहाँ पे 100/f यूज नहीं कर सकते हैं, तो करके दिखा देते हैं। लो p बराबर 100/f हुआ, यहाँ पे 100 देखो f निकालना है तो 100/p होगा, तो p तो हमारा 4 दिया गया है, तो 4 देखो 25 हो जाएगा, जो कि हमारा किस में होगा, 25 हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो कहीं भी 25 ऑप्शन में नहीं है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना बच्चों, इतना तो देखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तो लगाना है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा जो होगा मीटर वाला होगा, 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण, जब हमने बताया था कि हीरा का जो है बच्चों क्या बताया था हमने, हीरा का जब हमने यहाँ पे क्या बताया था, तो हीरा का जब हमने अपवर्तनांक बताया था, कितना बताया था बच्चों ये बताओ, तो ये हमारा 2.42 बताए थे सर। और इसके लिए हमने क्रांतिक कोण कितना बताया था, हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.41 डिग्री होता है। बस यही तो बताया था, बस सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से फटाफट से, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, बताओ जल्दी से, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 डिग्री लगभग में होता है। कितना होता है, 42 डिग्री लगभग में होता है। जिस प्रकार अगर हम क्राउन कांच की बात करें, किसका बच्चों एग्जाम में आएगा तो लगाओगे ना, क्राउन कांच की अगर बात करें तो 41 पॉइंट कितना होता है सर, 14 डिग्री होता है। तो कांच के लिए आप 42 मानो, ऐसे 41.14 याद रख सकते हो। पानी के लिए हमने कितना बताया था, याद है तो बताओ जल्दी से, पानी के लिए कितना बताया था, 48.75 डिग्री बताया था। अच्छा ये बताओ, ये तो हीरा का हमने ऊपर ही बताया, कितना बताया, 24.41 डिग्री होता है। और भी कुछ याद रखोगे, घना फ्लिंट कांच का ये हमारा 37.31 डिग्री होता है, ये भी आप याद रख सकते हो तो रख लो। चलो अगला नंबर सवाल देखो, यदि म्यू जी बराबर 3/2 दिया गया है तथा म्यू डब्ल्यू, ये प्रश्न सर हमने बना चुका है। देखो ना, म्यू जी कितना दिया गया है, म्यू जी कितना दिया गया, देखो 3/2 दिया गया सर। म्यू डब्ल्यू कितना दिया गया, म्यू डब्ल्यू, तो यहाँ पे आप निकालो जल्दी से फटाफट से बताओ, म्यू डब्ल्यू कितना दिया गया, 4/3 दिया गया। तो सर हम जानते हैं ना, म्यू जी डब्ल्यू हम जानते हैं, म्यू डब्ल्यू बटा में म्यू जी होता है। ये सब पढ़े हो कि नहीं, बताना पड़ेगा क्या सर, नहीं आप मत बताओ। म्यू डब्ल्यू हमारा दिया गया है 4/3 दिया गया, तो 4/3 हुआ, बटा में क्या होगा, म्यू जी कितना है, म्यू जी देखो 3/2 दिया गया है। तो लो यहां से करो, बराबर में निकालो, 4/3 फिर उसको ऊपर करोगे तो गुना में 2/3 होगा, 4 दूना 8 3 तिया 9। लगता है दोनों का आंसर हमारा वही निकल गया बच्चा पार्टी। लो सेम टू सेम 8/9 आंसर निकल गया, 4 दूना 8 3 तिया 9 हो गया। ओके चलो अगला बताओ, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति, ये हमने बताया फॉर्मूला P बराबर P1 प्लस P2, हमने बताया ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछ दिया गया है बच्चों, P बराबर P1 प्लस P2, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। एक फॉर्मूला ये P बराबर 1/f याद रख लो, एक फॉर्मूला ये P बराबर 100/f याद रख लो। इसके लिए जब हमारा फोकस दूरी मीटर में हो, इसके लिए जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ये हमारा लेंस की क्षमता के लिए होता है। अच्छा लेंस की क्षमता का मात्रक भी तो पूछेगा, लेंस की शक्ति के लिए मात्रक क्या होता है सर, डायोप्टर होता है, दूसरा मात्रक मीटर इनवर्स होता है, ये सब आपको याद रखना है। ओके चलो अगला बताओ जल्दी से फटाफट से, 58 नंबर सवाल है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, ये बताओ जल्दी से बताओ। 58 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे हो सर, संख्या परिवर्तन, क्या बिल्कुल सर संख्या परिवर्तन होता है। अच्छा लेजर का आविष्कार कब हुआ था सर, 1960 में हुआ था, लेजर का आविष्कार 1960 में हुआ था। ओके चलो अगला बताओ, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, कलांतर फेज डिफरेंस होता है, यहाँ टाइम लिखा गया, यहाँ पे हमारा क्या होगा सर, फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो दोनों मीडियम के लिए है बच्चा पार्टी, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो ये गलत बात है, जल्दी से कर दो। जितने बच्चे जुड़े हुए हो फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाओ, डेली क्लास का टाइम है शाम के 7 बजे 8 बजे। ओके चलो देखो, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई से क्या होती है, यहाँ पे देखो विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई से क्या होगा, ये बताओ, क्या वो समान है, समान नहीं है, जैसी है, बताओ जल्दी से क्या होगा। 60 नंबर सवाल का जवाब, 60 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर इसके समान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, दोनों के लिए अलग अलग है, समान नहीं है। चलो बताओ, प्रकाश के कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत पूछ दिया है और आप न्यूटन साहब नहीं लगा रहे हो, तो ये गलत बात है। क्या लगा रहे हो, न्यूटन साहब आपको लगाना है, तो ये बता दो साथ में कि ये बता दो द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कौन सा बच्चों, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा सर ये दिया गया था
हाइगेंस के द्वारा, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से फटाफट से। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण यानी कि रंग का निर्णायक कौन होता है? प्रकाश के रंग का निर्णायक इसकी आवृत्ति होता है। सबसे पहले आपको ये पता है कि सर 1667 ईस्वी में, 1667 नहीं 78 था शायद, 1678 में हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश के अलग अलग रंगों का कारण अलग अलग क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। तो तरंग दैर्ध्य भैया नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा क्या हो सकता है? आवृत्ति हो जाएगा। ओके, आपने पढ़ा है ना सर, ऐसे डेल्टा ये लैम्डा बराबर क्या होता है? सी बटा में म्यू होता है, ऐसे करके होता है। तो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अगला बताओ। द्वितीयक तरंगिका, जो कि जस्ट हमने ऊपर बताया, द्वितीयक तरंगिका दिया गया हाइगेंस के द्वारा। द्वितीयक तरंगिका बच्चों, और बहुत जल्द हम आपके लिए ऐसा करने वाले हैं बच्चों। कैसा करने वाले हैं सर? देखो, पहले हम उसी क्लास में, ऑब्जेक्टिव के क्लास में हम क्या करेंगे? पहले थ्योरी करा देंगे, मतलब क्वेश्चन के टाइप का करवा देंगे, फिर नीचे में हम क्या करेंगे? उसका ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। जैसे मानो कि आपको ये पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखो क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ऐसे करके पूछेगा। ऑप्शन ए में दे देगा दूरी, ऑप्शन बी में क्या देगा बच्चों? ऑप्शन बी में कुछ लिख लो ना, ये हमारा विद्युत धारा ही लिख लो, विद्युत ही लिख दो। सी में लिख दो आवेश, लिख दो बच्चों आवेश लिख दो, और डी में नन ऑफ दीज लिख लो, नन ऑफ दीज। तो देखो, अगर इस प्रकार का प्रश्न रहा तो इससे बनने वाले पहले थ्योरी करेंगे। जैसे प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है सर? ये हमारा 10/15 मीटर होता है। तो ये सब सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा थ्योरी ही कंप्लीट करवा देंगे, और नीचे ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो बच्चों ऊपर में सब्जेक्टिव पढ़ो, नीचे आंसर लगाओ। कितना अच्छा लगेगा ये कमेंट करके बताना बच्चों। ये इसका इंतजार किसको ये आप कमेंट करके बताना। और अभी का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं। और बच्चों जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हो, जो उस नोट्स में देंगे उसी से एग्जाम में आ जाएगा। जितना भी प्रश्न, मतलब बहुत ही कम प्रश्नों को उसमें दिया गया है, जिसे कि पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। सर जानते हो 60 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और 250 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट में बच्चों। बस इतना आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये हमारी गारंटी है। बस आपको पढ़ने की गारंटी लेनी है। 299 यानी कि 299 इसका चार्ज रखा गया बच्चों। आप कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे, और बहुत कम प्रश्न को पढ़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव का क्लास यहाँ करते हो तो फिर एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस नोट्स को पढ़ते हो तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट बच्चों। 50 से 60 एक विषय में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट का मेरे द्वारा नोट्स आपको मिलेगा, और तीनों का टेंशन खत्म हो जाएगा। साथ में हिंदी का वो बिल्कुल फ्री हम अपने तरफ से कर देंगे। ओके बच्चों, चलो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा? गोलाकार हो जाता है। कैसा होगा साथी? गोलाकार हो जाता है। चलो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो बी लगा रहे हो क्या? सही हो जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं भटकना है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है। दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? ये भी प्रश्न आप पढ़े हो, जल्दी से बताओ क्या होगा 66 नंबर सवाल का जवाब? सर पढ़े है ना, बीटा समानुपाती लेमडा होता है, फिर बीटा बराबर क्या हुआ? लेमडा डी बाई डी होता है। तो यही वाला तो है। तो किसके समानुपाती है सर? यहीं से तो पता चलता है कि दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, किसके समानुपाती होती है, ये बताना। सर लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रिंज की चौड़ाई है। तो बताओ तरंग दैर्ध्य के क्या है? समानुपाती है क्या? बताओ जल्दी से बच्चों, जल्दी से फटाफट से आप बताओ। सर ये हमारा समानुपाती, जिसे हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो सीधा सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ओके, चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े क्या बच्चा पार्टी? आप तो सही आंसर लगा रहे हो, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा, बताओ जल्दी से, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक गुना में पथ लंबाई होता है। आसान है, 2020 का प्रश्न है ये। चलो देखो, ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर क्या होता है? 10 होता है। म्यू बराबर 10 होता है, तो इसमें कोई सर भरा बात नहीं है, म्यू बराबर 10 होगा, ऑप्शन सी होगा। सर ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? 2 नंबर में पूछेगा तो कुछ लगा देंगे, चलो बता देते हैं। किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है? बराबर होता है। ये याद रख लो, बोले हैं तो सुन लो, ऐसे उस नोट्स में सारा कुछ दिया गया, बस आपको पढ़ना है, सबसे आसान भाषा में उसमें लिखा गया है। चलो बताओ, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होगा? तो ये भी आप गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर तीव्रता बहुत बार बता चुके हो, इंटेंसिटी। चलो अगला बताओ, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। जीवाश्म की आयु किसके द्वारा पता की जाती है? जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से पता की जाती है। किसके द्वारा? सर जीवाश्म के बारे में C14 में हम लोग पढ़ते हैं, C12 में रेडियो सक्रिय ये सब होता है। अगर जीवाश्म वाला बात हो तो वो कार्बन C14 होता है, जो कि कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? ये तो बचपन में पढ़े हो ना 11th में। समस्थानिक बताओ, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? अच्छा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं बताओ? तो सर कार्बन के बताए ना, कार्बन के 3 होता है। कौन कौन सा होता है? ये C12 होता है, C13 होता है और C14 होता है। इसी प्रकार से हमारा हाइड्रोजन का भी अलग अलग, ये भी हमारा कितना होता है? 3 होता है। ओके बच्चों, ये सब आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन या दिमाग के लिए थोड़ा सा रखना पड़ेगा ना बच्चों, याद रखना है। ओके चलो, अब इसका टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे क्या करना, वो बिल्कुल फ्री है। आप लोग टेलीग्राम पे जाओ और विद्या आनंद सर्च कर लो, विद्या आनंद जो है यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। आपके टेस्ट के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, तो आप जाके वहां से भी टेस्ट लगा सकते हो बच्चों। ओके, और क्लास का नोटिफिकेशन भी वहीं मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप जाओ, कहाँ पे जाना है? टेलीग्राम नहीं है फोन में तो डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे आपको जाना है और विद्या आनंद सर्च कर लेना, वहां पे ज्वाइन हो जाना है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी साथी ध्यान रखिएगा और अच्छे से इसको याद करके आइएगा। अगले क्लास में फिर इसका रिवीजन हम मांगेंगे कि पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, तो इसको पढ़ के आना। ओके चलो, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखें।